नमस्कार दोस्तों, हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दीपक मिश्रा और आज चर्चा के सेगमेंट में हमारे साथ छत्तीसगढ़ राजनीति की एक ऐसी शख्सियत जुड़ रही है जो किसी पहचान के लिए मोहताज नहीं है। सीधा मुखातिब कराते हैं आपको। हमारे साथ इस वक्त छत्तीसगढ़ कांग्रेस के सीनियर लीडर, छत्तीसगढ़ मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, पंचायत एवं विकास मंत्री हमारे साथ टीएस सिंहदेव जी इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं चर्चा कार्यक्रम में बातचीत करने के लिए। टीएस सिंहदेव साहब, सर बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में और दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। जी नमस्कार, बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं आपको भी, सभी टीम को और दर्शकों को भी। सर बहुत महत्वपूर्ण एक विभाग बतौर स्वास्थ्य विभाग में आप एक जिम्मेदारी इस वक्त संभाल रहे हैं छत्तीसगढ़ सरकार में। और सबसे पहले जिक्र मुझे कोरोना का ही आता है, याद आता है, क्योंकि जब कोरोना काल शुरू हुआ दुनिया में, देश में कोरोना ने तेजी से पैर पसारे, छत्तीसगढ़ का परफॉर्मेंस ओवरऑल काफी अच्छा देखा गया। कोरोना को रोकने के लिए आपकी सरकार ने, स्वास्थ्य विभाग ने काफी अच्छे प्रयास भी किए अंकुश लगाने के लिए। अब चूंकि कोरोना वैक्सीन आने की बात कही जा रही है, तो इस पर सरकार की तरफ से क्या तैयारी है आपकी? उसमें अपने तरफ से कोल्ड चेन का निर्माण, जगहों की स्थापना, 580 से ज़्यादा जगहों को हमने चिन्हांकित किया है जहां कोल्ड स्टोरेज या स्टोरेज के लिए व्यवस्थाएं बनाई हैं। कुछ और केंद्रों को भी चिन्हांकित कर रहे हैं ताकि जब वैक्सीन आए तो इन उप केंद्रों तक पहुंचा के और आम नागरिकों तक पहुंचाई जा सके। किनको पहले देना, ये केंद्र सरकार के साथ लगातार चर्चा हो रही है। तो स्वास्थ्य विभाग के जो हमारे कर्मी हैं, फ्रंटलाइन और वर्कर्स हैं अन्य विभागों के, उनको चिन्हांकित करके पहले उनको वैक्सीन उपलब्ध कराना। और जो भी टारगेटेड ग्रुप उनके अलावा होगा, वो गर्भवती महिलाएं भी हो सकती हैं, वो बुजुर्ग भी हो सकते हैं, एक आयु वर्ग से अधिक के लोग भी हो सकते हैं, तो उसके लिए तैयारी हम लोग कर रहे हैं। सर एक महत्वपूर्ण सवाल चूंकि कोरोना वैक्सीन को लेकर यह भी खड़ा होता है कि लोगों के मन में यह भ्रम है, क्योंकि हमने देखा अभी जहां जहां चुनाव हुए कई राजनीतिक दलों ने ऐलान कर दिया कि हम वैक्सीन फ्री में बांटेंगे। क्या इसके लिए कोई शुल्क देना होगा या फिर ये एक बिल्कुल रियायती दर पर उपलब्ध होगी या फिर पूरी तरह से फ्री रहेगी, इसका कोई शुल्क देना नहीं होगा? इस पर कुछ विचार किया है सरकार ने? इसमें घोषित तौर पे तो इसमें नीति बनी नहीं है। जहां तक मैं समझ पाया हूं, अभी तक जितनी चर्चा है, ये शासन की तरफ से ही आना चाहिए, केंद्र सरकार की तरफ से ही आना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और 137 करोड़ देश की आबादी अगर पकड़ें, और सीरम इंस्टीट्यूट ने जो रेट घोषित किया था कि $3 के भाव में, अंतर्राष्ट्रीय भाव में हम वैक्सीन उपलब्ध करा देंगे, तो बहुत बड़ी राशि भी देश में नहीं लगनी है। 30,000 करोड़ रुपए की राशि लगेगी, हर व्यक्ति को वैक्सीन उपलब्ध हो जाएगी। और समय के साथ हमने देखा है कि ये सारे दवाइयों के या यंत्रों के भाव भी गिरते हैं। मुझे नहीं लगता है कि इसमें राशि की बहुत बड़ी दिक्कत आनी चाहिए और निःशुल्क ही उपलब्ध कराना चाहिए। जी, और फिलहाल वर्तमान के हालातों को देखते हुए सर हम ये भी देख रहे हैं कि एक मांग तेजी से ये भी उठ रही है, पोस्ट कोविड केयर इसे भी खोला जाए, क्योंकि कई ऐसे मरीज हैं जो कोरोना से ठीक तो हो जा रहे हैं लेकिन उसके बाद भी काफी परेशान हैं। ऐसे में आप क्या कहेंगे पोस्ट कोविड केयर को लेकर? बहुत सावधानी की आवश्यकता है। कोविड होने के पहले, कोविड हो जाए उस समय, बहुत सारे मृत्यु मुझे लगता है कि हम बचा सकते अगर समय से लोग आ जाते। एक नहीं बताने की या छुपाने की प्रवृत्ति या ये सोचने की कि नहीं इसमें आखिर होना क्या है, कुछ नहीं होगा, सब ठीक तो हो जाते हैं, इसमें कुछ अधिक मृत्यु हुई है। और पोस्ट कोविड केयर की जो बात आपने कही, ये अब जाना भी जा रहा है और माना भी जा रहा है कि कोरोना से तत्काल ठीक होने के बाद इम्यून सिस्टम्स अगर आपके डेवलप हो गए हैं तो भी चेस्ट में और कार्डियक रीजन में, हार्ट रीजन में इसका प्रभाव आने वाले समय में मिल सकता है। बहुत लोग थकावट की भी बात कहते हैं, तो प्रभाव है निसंदेह, कोविड का और प्रभाव भी है। और कारण, एक और कारण, बहुत गंभीर बड़ा कारण कि हमको इससे बचना भी चाहिए। लेकिन पोस्ट कोविड केयर, इसकी स्थापना के लिए छत्तीसगढ़ में भी हम लोग पहल कर रहे हैं। और ये मुझे लगता है कि सभी जगह, देश में, दुनिया में, सब जगह एक मेडिसिन का लाइन ये स्थापित हो जाएगा। पोस्ट कोविड केयर आवश्यक होगा। बिल्कुल, मैं समझता हूँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है, क्योंकि सरकार अपने स्तर पर काम कर रही है लेकिन मरीजों को भी खास तौर पर ध्यान रखना होगा कि एहतियात और सुरक्षा उनके हाथ में है, वो बरतें। सर मैं कुछ राजनीतिक सवालों की तरफ अब आऊंगा, क्योंकि मैंने देखा अभी हाल ही के दिनों में आपका एक चर्चा काफी सुर्खियों में रहा
और आपके उस बयान को बीजेपी ने तूल बनाने की पूरी कोशिश की, मुद्दा बनाने की पूरी कोशिश की। आपने जब कहा कि पार्टी के कार्यकर्ताओं को तवज्जो नहीं दी जा रही है, बीजेपी ने भी इसे काफी सियासी मुद्दा बनाने की कोशिश की। इस पर आप क्या कहेंगे? क्या यह सच में पार्टी के कार्यकर्ताओं की आवाज है या फिर कुछ और? मैं अपने विधानसभा क्षेत्र में दौरे के लिए गया था और संयोग से अंबिकापुर नगर निगम क्षेत्र के हमारे 28 वार्ड हैं। सभी वार्ड के साथ ही क्रमशः हम लोग मिल रहे थे। जोन में बांटा हुआ है हम लोगों ने क्षेत्र को, और जोन वाइज हम लोग लोगों से मिल रहे थे। और हम लोग आमतौर पे खुले तौर पे ही लोगों से मिलते हैं। मीडिया के भी साथी वहाँ उपस्थित थे और एक के बाद एक लोग जो अपनी बात कह रहे थे वो मीडिया के साथी भी सुन रहे थे। वरना सामान्य रूप से मैं ऐसी बात नहीं कहता, क्योंकि मीडिया के साथी सुन रहे थे और उन लोग कह रहे थे कि बाबा 15 साल विपक्ष था, हम लोग विपक्ष में रहे और अभी थोड़ा सा ऐसा नहीं लग रहा है कि अपनी सरकार है। तो ये भावना वो मीडिया के सामने व्यक्त कर चुके थे। मैंने केवल उसी बात को रखा था। तो ये ध्यान देने की बात रहती है कि जब हम सत्ता में आते हैं, कोई भी पार्टी सत्ता में आती है, तो कार्यकर्ताओं की उम्मीदें रहती हैं, बहुत बढ़ी हुई उम्मीदें रहती हैं। तो उसके तरफ हर समय हम लोग को संवेदनशील रहना चाहिए। रहते भी हैं, हम लोग प्रयास करते हैं कि अपने साथियों का ख्याल रखें, लेकिन ये भावना अगर उनके मन में है तो उस भावना का आदर करते हुए हमको जरूर इसको ध्यान में रख के और काम आगे बढ़ाते रहने। बहुत कुछ हम लोगों ने किया भी है, लेकिन ये एक और संकेत है कि और भी लगातार करते रहने की जरूरत है। बिल्कुल, और जाहिर है कि किसी भी पार्टी में वो कार्यकर्ता ही जान होती है, और अगर कार्यकर्ता ही निराश होगा तो वो अपनी बात किसके पास रखेगा, किसके समक्ष रखेगा। इसी से जुड़ा मेरा एक और सवाल है सर, क्योंकि लेमरू प्रोजेक्ट को लेकर भी कहीं ना कहीं आपकी नाराजगी देखने को मिली, मीडिया में भी काफ़ी वो खबरें सुर्खियों में रही और बीजेपी ने इस मुद्दे को भी काफ़ी उठाया, और उसके बाद एक ये कयास लगाए जाने लगे कि क्या टीएस सिंहदेव साहब सरकार से नाराज हैं? लेमरू प्रोजेक्ट को लेकर आपकी नाराजगी जो देखने को मिली, इस पर आप क्या कहेंगे? लेमरू प्रोजेक्ट का सिलसिला एक ऐसा था जिसको विपक्ष में जब नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी थी पिछले इस चुनाव के पिछले 5 सालों में, तो मैंने और हम लोगों ने इसको मजबूती से उठाया था कि 450 वर्ग किलोमीटर का लेमरू हाथी आरक्षित क्षेत्र, अभ्यारण्य क्षेत्र, केंद्र सरकार को, यूपीए की गवर्नमेंट थी, भेजा था प्रस्ताव छत्तीसगढ़ विधानसभा ने भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में, और वो मंजूर होके आ गया था। फिर उसको पीछे छोड़ दिया, सरकार ने दबा दिया था, उसमें काम नहीं कर रहे थे। तो लगातार हम लोग पहल कर रहे थे। सरकार बनने के बाद 1995 वर्ग किलोमीटर के लेमरू क्षेत्र को स्थापित किया। तत्पश्चात ऐसी बातें और भी फिर आने लगी और लोगों तक ये बात जाने लगी कि और एरिया को ले रहे हैं, और बढ़ाने का विचार चल रहा है। और वन विभाग के कुछ अधिकारी कर्मचारी लोगों के पास जाके उनकी राय ले रहे थे। लोगों में एक डर था, एक ये हो गया था कि अभ्यारण्य क्षेत्र में चला जाएगा तो क्या होगा, जमीन का क्या होगा। उस समय जब मैं क्षेत्र में गया था तो मैंने इस बात को रखा था, उनकी भावनाओं को, उनके मन में एक स्थिरता लाने के लिए कि चिंता मत करिए, शासन देख रहा है। उसके बाद वन मंत्री जी ने, माननीय मोहम्मद अकबर जी ने स्पष्ट तौर पे अपनी बात रख दी कि कहीं किसी के विस्थापन की बात नहीं है, किसी की जमीन खरीद बिक्री पे कहीं कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जंगल में निस्तार पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो उनने काफी स्पष्ट होके उसके बाद में, और भारतीय जनता पार्टी के साथ ही गांव में जाके इसका एक वातावरण बना रहे थे। लोगों को एक तरह से गुमराह कर रहे थे कि अब तो तुम्हारा गया, तुमको यहाँ से जाना पड़ेगा, विस्थापित हो जाओगे, तुम्हारी जमीन जगह यहाँ से तुमको हटा दिया जाएगा। तो एक उल्टा राजनीतिक वातावरण वो बनाने का प्रयास कर रहे थे। तो उसको रोकने के लिए और लोगों में जो सही जानकारी है उसको देने के लिए, और वन विभाग के जो उस समय कुछ कर्मचारी अति उत्साह में फील्ड में चले जा रहे थे, उसको कि भाई आप सीनियर लोगों से ले लीजिए, डिपार्टमेंट के मंत्री जी ऐसी बात कह रहे हैं, तो लोगों को दूसरा संदेश नहीं जाना चाहिए। मैं समझता हूँ वो बात का पटाक्षेप भी हो गया है, जब वन मंत्री जी ने बहुत स्पष्ट तौर पे कहा कि कहीं किसी के निस्तार के अधिकार को या भूमि के अधिकार को या भूमि के क्रय विक्रय के अधिकार को कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जी, मैं टीएस सिंहदेव साहब ये भी देखता हूं अक्सर, जब से भूपेश सरकार सत्ता में आई है,
कहीं ना कहीं एक राज्य की भूपेश सरकार और केंद्र की मोदी सरकार के बीच एक संग्राम सा अक्सर छिड़ा रहता है, फिर चाहे वो जीएसटी राशि को लेकर हो, बारदाने को लेकर हो, या फिर किसी अन्य तरह की योजना को लेकर हो। अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने एक योजना निकाली जिसमें व्यापक रोजगार मिशन के तहत लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया जाए, लेकिन मैं देखता हूं कि छत्तीसगढ़ का एक भी जिला उसमें शामिल नहीं है। इसके पीछे क्या तर्क मानते हैं आप? क्या केंद्र सरकार को लगता है कि छत्तीसगढ़ में मंदी नहीं है, या फिर रोजगार की जरूरत नहीं है? क्या कारण मानते हैं? किसी भी घर के बड़े भाई को अपने बाकी परिवार के सदस्यों को एक नज़र से देखना चाहिए। और जो आपने कहा कि ये सही है कि हम लोग महसूस करते हैं कि कुछ मुद्दों में केंद्र की सरकार ज़्यादा दबाव बनाती है। धान खरीदी को ही ले लीजिए, हम अगर अतिरिक्त राशि अपने किसानों को दे रहे हैं तो उनकी तरफ से आदेश निकला कि बोनस नहीं देना है, जबकि उन्होंने खुद अपने मैनिफेस्टो में इसको सम्मिलित किया था, चुनाव के मैनिफेस्टो में सम्मिलित किया था कि अगर आप धान के खरीदी में अतिरिक्त राशि दोगे, न्यूनतम समर्थन मूल्य के एमएसपी के ऊपर आप दोगे, तो आपके धान को हम नहीं खरीदेंगे, आपके चावल को हम नहीं लेंगे। तो ये फिर टकराव की स्थिति बन जाती है कि आखिर किसानों की बेहतरी के लिए हम अगर निर्णय ले रहे हैं, उनको एमएसपी आप उतना नहीं बढ़ा पा रहे हो, तो हम दूसरे माध्यम से उनको राशि उपलब्ध करा रहे हैं। आखिर केंद्र सरकार भी तो प्रति एकड़ कुछ राशि उपलब्ध करा रही थी। तो आप अपना काम कर रहे हो, हम अपना काम कर रहे हैं, फिर ऐसा लिखित आदेश क्यों आना कि अगर राज्य अतिरिक्त राशि देगा तो हम आपका चावल नहीं उठाएंगे? तो इसमें स्वाभाविक है कि टकराव हो जाता है। हम इस चावल को या अन्य उत्पाद को इथेनॉल के रूप में उपयोग में लाना चाहते हैं, तो उसके लिए अनुमति लेने में दिक्कत होती है कि नहीं, आपको ऐसा करना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा। तो जब सरप्लस है धान और आप खुद ही कह रहे हो कि हम एक भाव से ज्यादा में नहीं खरीद सकते, तो क्यों उसमें अड़चन उत्पन्न करना? आपको ऐसा वातावरण बनाना चाहिए कि सब उपयोग कर सकें। जीएसटी केंद्र सरकार का संवैधानिक कमिटमेंट है। संविधान में इसका प्रावधान है कि राज्यों को 14% तक प्रोटेक्टेड इनकम की क्षतिपूर्ति करेंगे। अगर किसी राज्य को पिछले साल के आमदनी, जीएसटी आमदनी की तुलना में इस वर्ष 14% की बढ़ोतरी नहीं मिल रही है, तो 5 साल तक अर्थात जून 2022 के अंत तक ये सुनिश्चित किया जाएगा। फिर उसमें 6 महीने तक केंद्र की सरकार ने जीएसटी सेस का जो संग्रहण हुआ उसकी भी राशि नहीं दी, और क्षतिपूर्ति जो देनी थी वो तो आगे की बात। तो आखिर नुकसान किसको हो रहा है? ना केवल छत्तीसगढ़ को, जैसा आपने सही कहा, अर्थव्यवस्था को, पूरे देश की अर्थव्यवस्था को इसका प्रभाव पड़ा कि 1,10,000 करोड़ से ज्यादा जो 6 महीने के अंदर क्षतिपूर्ति की राशि मापी गई है, उसको केंद्र सरकार उपलब्ध नहीं करा सकी। आखिर बड़े भाई तो परिवार के वही हैं। जीएसटी काउंसिल में 33% वोट शेयर, तो 1/3 वोट शेयर उनका है। तो ये इस प्रकार की जब बातें आती हैं तो तनाव की स्थिति होती है। आपने कहा कि उसमें ये भी सम्मिलित नहीं किया छत्तीसगढ़ को, क्यों नहीं कर लेना था? छत्तीसगढ़ में हम बात करें, छत्तीसगढ़ राज्य का अपने आप में जीएसटी को लेकर काफी अच्छा परफॉर्मेंस भी रहा है, लेकिन जब वेट के मसले पर बात होती तो इस पर आप क्या राय रखते हैं? वेट के मसले पर क्या कहें, खासतौर पे वेट के पेंडिंग जो मामले हैं? उसको उसके लिए हम लोग पहल कर रहे हैं कि लोग रिटर्न फाइल कर दें। उनको समय भी दे रहे हैं, उन लोग चाहते हैं कि और समय दे दीजिए, और समय दे दीजिए। तो 1 साल 1.5 साल से ज़्यादा ये सरकार आने के बाद हम लोगों ने समय भी दिया है, और अब हम लोग ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं जीएसटी रेजिम के रिटर्न्स को। ये माना जा रहा है, हम लोग लगातार विभागीय समीक्षा करते हैं कि वैट के माध्यम से जो ड्यूज हैं वो बहुत ज़्यादा मिलेंगे भी नहीं, और एमनेस्टी स्कीम्स और ये सब की भी बात हो रही है, वो जब भी लागू होगा तो वैट का तो समय एक तरह से निकल गया। उसके ड्यूज के लिए हम लोग पहल जरूर कर रहे हैं, लेकिन ध्यान अब लगाना चाहेंगे जीएसटी के जो टैक्स भर के राशि जमा करने की है। कई साथियों ने जीएसटी उपभोक्ता से तो ले लिया, लेकिन सरकार को जब जमा करने की बात आ रही है तो उसमें पीछे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोग लगातार आग्रह करते हैं, वकील साहबानों से भी मीटिंग करते हैं, उद्योगों के और दुकानदारों से भी लगातार, डीलर से भी हम लोग मीटिंग करते हैं, और उनसे कहते हैं कि जो राशि आपने जमा कर ली है, उपभोक्ताओं से ले ली है, आखिर उनके ऊपर तो भार नहीं पड़ता। व्यवसायी या मैन्युफैक्चरर के ऊपर जीएसटी का कोई भार नहीं पड़ता। ये तो आप उपभोक्ता से ले लेते हो। तो जो राशि आपने ले ली, आपने गाड़ी बेची तो आपने राशि ले ली, तो प्लीज जमा कर दीजिए, और महीने के महीने जमा करेंगे तो महीने का महीना काम हो सकेगा। इसीलिए तो जीएसटी लाया गया। तो
आग्रह करके और एक ठोस पहल करके कि देखिए ये तो आपको देना है, प्लीज़ दे दीजिए। हम लोग कोई ऐसी अप्रिय कड़ाई नहीं करना चाहते और उससे बचेंगे भी जिससे लोगों के मन को ठेस लगे या भावनाओं को ठेस लगे। लेकिन ये मजबूत संदेश साथ में कि आपको जो राशि जमा करनी है, जो आप ले चुके हैं उपभोक्ता से, तो अब उसको आपको जमा कर देना चाहिए। चलिए, मैं कुछ और दूसरे विषयों पर आऊंगा। टीएस सिंहदेव साहब, अभी हाल ही में उपचुनाव जो हुए मरवाही सीट पर और नतीजे बेशक कांग्रेस के पक्ष में आए, काफी अच्छे लीड वोटों से डॉक्टर के ध्रुव ने जीत दर्ज की। इस जीत का श्रेय आप किसे देंगे? क्या आप भी यही कहेंगे कि भूपेश बघेल के कामकाज पर मरवाही की जनता ने मुहर लगाई है, संतुष्ट है सरकार के काम से, या फिर जोगी परिवार का गढ़ में ना होना? कार्यकर्ता, नेता, पार्टी किसे श्रेय देंगे जीत का? कारण कई बनते हैं। अगर आप मैच जीतते हैं तो अच्छा तो खेलना पड़ता है जी। दूसरी टीम की कमजोरी और आपका अच्छा खेलना ज्यादा मुझे अच्छा लगता है कि इसलिए नहीं जीतना चाहिए कि दूसरे ने अच्छे से नहीं खेला, इसलिए जीतना चाहिए कि हमने बेहतर खेला। तो वहां जिले की घोषणा जो मुख्यमंत्री जी ने की, वो आधार बना मरवाही क्षेत्र में विकास की बात लोगों तक पहुंचाने का। और बहुत मेहनत की लोगों ने, पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, जनप्रतिनिधियों ने, विधायक ने, संगठन के साथियों ने, हमारे पीसीसी के प्रेसिडेंट हैं, लगातार 10 दिन वहां रहे और एक एक दिन में 12-12, 14-14 सभाएं उनने ग्रामीण क्षेत्र में ली। प्रभारी मंत्री के रूप में जयसिंह अग्रवाल जी थे, उनने बहुत अच्छा काम किया। मुख्यमंत्री जी ने स्वयं 9 बड़े कार्यक्रम किए। एक रैली भी निकाली, मोटर रैली जो निकलती है वो भी उन्होंने निकाली। तो सबने जो पहल किया और सरकार की मंशा की हम आपको मदद करना चाहते हैं, ये भी काम आया। दूसरी भावना थी जोगी जी के प्रति उस क्षेत्र में। मुख्यमंत्री बनने के बाद उपचुनाव से जोगी जी वहीं से जीते थे, बड़ी मात्रा में जीते थे। बीजेपी के सिटिंग एमएलए थे रामदयाल वीके जी, उन्होंने इस्तीफा देके जोगी जी के लिए ये सीट उपलब्ध कराई थी। और तब से पिछले 2018 के चुनाव तक जोगी जी या उनके लड़के अमित ही वहां से बड़ी मार्जिन से जीतते रहे थे। तो बड़ी चुनौती थी ये नहीं लड़ने की स्थिति में जोगी कांग्रेस के और भाजपा को अपना समर्थन घोषित कर देने में। मुझे लगता है कि स्ट्रेटेजिक उनसे गलती भी हुई। अगर उनकी मंशा थी कांग्रेस को हराने की तो वो सफल नहीं हुई। और सबसे बड़ा कारण मतदाता, सबकी मेहनत सबने किया, कार्यकर्ताओं ने किया, विधायकों ने किया, संगठन के साथियों पदाधिकारियों ने किया, प्रदेश अध्यक्ष जी ने किया, प्रभारी मंत्री जी ने किया, मुख्यमंत्री जी ने किया, सबने मेहनत की। अगर मतदाता साथ नहीं देते तो ये जीत संभव नहीं थी। तो अंततः मतदाताओं ने अपने भविष्य के लिए कांग्रेस की सरकार से जुड़ना बेहतर विकल्प माना और कांग्रेस की अच्छी जीत हुई वहां। बिल्कुल, मैं समझता हूं कि इस मरवाही जीत के बाद अपने आप में पार्टी के जो कार्यकर्ता है, नेता है, उसमें एक बड़ा उत्साह भी आया है और इस जीत ने और मजबूत पार्टी को और सरकार को किया है। एक आखिरी सवाल सर मैं करूंगा, उसके बाद कंक्लूड करूंगा हमारी इस बातचीत को। नगरीय निकायों की नियुक्ति को लेकर भी इंतजार हो रहा है, क्या इसको लेकर बैठकें हो रही है? सरकार क्या प्लान कर रही है नगरीय निकायों में नियुक्ति के लेकर, क्योंकि दूसरी लिस्ट अभी भी पेंडिंग है? जी, नगरीय निकायों में तो एल्डरमैन के हैं, उसमें जहां जहां नहीं हुए हैं उसकी चर्चा चल रही है। बाकी निगम मंडल में भी जो नियुक्तियां हुई हैं कुछ हो गई हैं 27-28, और बाकी के लिए मीटिंग हुई थी, फिर कोविड और ये बाई इलेक्शन के चलते वो स्थगित थी। अभी कुछ ही दिन पहले मुख्यमंत्री जी से बात हो रही थी तो उनने भी कहा कि नहीं, इसमें अब आगे बात करते हैं। हमारे प्रभारी जो पीएल पुनिया सर हैं उनसे भी बात करेंगे, फिर हाईकमांड तक बात करके इसको भी आगे बढ़ाएंगे। तो मुझे लगता है कि उसमें गति आएगी। चलिए, आपने अलग अलग मेरे सवालों के जवाब दिए और छत्तीसगढ़ सरकार बेशक बहुत अच्छा कार्य कर रही है। आपके आने वाले योजनाओं के लिए और सभी चीज़ों के लिए एक बार फिर पुनः शुभकामनाएं दूंगा मैं सर, और हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी, धन्यवाद। चलिए, तो हमारे साथ थे छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव साहब, और उनसे हमने अलग अलग मसलों पर बातचीत की। फिर चाहे वो छत्तीसगढ़ में कोरोना काल को लेकर, वैक्सीन को लेकर तैयारियां हो, जीत को लेकर बात हो, या फिर नियुक्तियों को लेकर बातचीत हो, तमाम अलग अलग मसलों पर उन्होंने खुलकर बातचीत की है। फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।